Hello student, I'm Kusum Dwivedi. Let's start our chapter Nazism and the Rise of Hitler. लास्ट वीडियो में हमने देखा किस तरह से जर्मन में एक जेनोसाइडल वार लड़ी जाती है। जेनोसाइडल मतलब नरसंहार वार के आड़ में सेकेंड वर्ल्ड वार जो हो रही है उसकी आड़ में अपने घर में ही जर्मनी ने या नाजिज़ ने बहुत सारी किलिंग की और उस किलिंग के थ्रू जो कॉन्सिक्वेंसेस हुई हैं। अब अलायंस जब जीत रही थी तो फिर उनको ये फियर होने लगा नाजीज सपोर्टर्स को कि अब यही एक्टिविटीज़ हमारे साथ दोहराई जाएगी, तो बहुत सारे लोगों को सुसाइड करते हुए भी देखा गया। तो कैसी क्या ये कॉन्सिक्वेंसेस थे जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई है या उन लोगों को ख़त्म किया गया। तो इसका स्टार्ट हम देखते हैं वर्ल्ड वार के वन के बाद की पोजीशन, जब जर्मनी में वाइमार रिपब्लिक को फॉर्म किया जाता है। द बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक। Germany, a powerful empire, in early years of 20th century, fought the First World War in 1914 to 1918, alongside the Austrian Empire and against the Alliance। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई है 1940 से लेके 1980 तक, उसमें ऑस्ट्रियन जो एम्पायर था उसके साथ मिलके जर्मनी ने वार स्टार्ट की या युद्ध किया अगेंस्ट द एलाइज में पावर्स थी लाइक इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया जैसे कंट्रीज़ थी। इनके अगेंस्ट इन्होंने वार स्टार्ट किया। ऑल जॉइन द वार एंथ्यूसिस्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्रीज। ये वार स्टार्ट हुई काफ़ी एंथ्यूसिस्टिकली अपने रीजन्स को या अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई है। एंड दे वर होपिंग टू गेन अ क्विक विक्ट्री। उन सभी को उम्मीद थी कि बहुत तुरंत ये वार ख़त्म हो जाएगी, ये डेफिनेटली हम जीत जाएंगे। वार को किसी ने बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें वापस पावर्स जुड़ती चली गई तो ये वार और ज़्यादा डेंजरस रूप लेती गई। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वार वुड स्ट्रेच ऑन, इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज। बहुत कम ये उम्मीद की गई थी कि वार इतनी लंबी खींच जाएगी और इवेंचुअली द ड्रेनिंग ऑफ यूरोप ऑल द सोर्सेज, और साथ में जो यूरोप के रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएंगे। जर्मनी मेड इनिशियली गेन बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। वार के स्टार्टिंग में जो जर्मनी था वो विक्ट्रीज ले रहा था, मतलब जीत रहा था, और उसने इसके क्रम में फ्रांस और बेल्जियम का बहुत सारा पोर्शन ऑक्यूपाई कर लिया था इन हिज स्टेट। हावेवर ऑल द अलायंस स्ट्रेटेंड बाय यूएस एंट्री। अलायंस जिस तरह से पहले हार रहा था, लेकिन बाद में 1917 में जब यूएस आर्मी या फिर अमेरिका ज्वाइन करता है इस वार को, तो इन यूरोपियंस को या फिर कह लो अलायंस को मजबूती मिल जाती है, तो ये जीत लेते हैं एंड डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1980। तो ये जो अलायंस है ये जर्मनी को कॉन्क्वेयर कर लेते हैं, जीत लेते हैं, और 1980 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होती है। द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी एंड एब्डिकेशन ऑफ द एम्पायर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिसी। अब जो ये इम्पीरियल जर्मनी का डिफीट हुई है या हार हुई है, इसके बाद जो इम्पीरियल था, वहाँ के जो राजा थे कैसर विलियम, उनको एब्डिकेट कर दिया जाता है, उनकी पावर्स ख़त्म हो जाती हैं, और अब जर्मन्स में एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की यानी कि पार्लियामेंट्री पावर्स को इम्प्लीमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक नेशनल असेंबली मिलती है वायमार में, सेट की जाती है नेशनल असेंबली। जैसे कि आपने देखा था फ्रांस में एक नेशनल असेंबली फॉर्म होती है जो कि गवर्नमेंट बनाती है, तो इस तरह से वायमार रिपब्लिक में एक नेशनल असेंबली फॉर्म होती है एंड एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। एक फेडरल स्ट्रक्चर की, यानी कि फेडरल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वाली गवर्नमेंट को, टोटली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ऐसी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन वायमार में एस्टैब्लिश किया जाता है। डिप्टीज़ वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और द रिस्टैग। और जो जर्मन पार्लियामेंट है जिसको रिस्टैग बोला जाता है, उसमें डिप्टीज़ को इलेक्टेड करके सेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल अडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। इसमें इसकी वोटिंग में सभी ने पार्टिसिपेट किया, जितने भी अडल्ट थे किसी भी क्लास के, और साथ में विमेंस भी। तो एक ट्रूली डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट फॉर्म होती है वाइमार रिपब्लिक में। दिस रिपब्लिक हावेवर वाज नॉट रिसीव वेल बाय इट्स पीपल। देखिए, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन है,
और सभी पीपल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन तब भी इस रिपब्लिक पार्टी को या फिर रिपब्लिक गवर्नमेंट को वहाँ के लोगों के द्वारा वेलकम नहीं किया जाता, उसको प्रेज़ नहीं किया जाता। लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म इट वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीटिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। मेनली इसलिए क्योंकि इन्होंने ये ट्रीटी साइन की, यानी लास्ट में जो जर्मनी की डिफ़ीट है उसको इन्होंने डिक्लेयर किया, और ये अलायंस के फोर्स में आके इन्होंने वार डिक्लेयर कर दी और अपने आप को हारना स्वीकार कर लिया था। इस वजह से इस रिपब्लिक गवर्नमेंट को वेलकम नहीं किया गया, चीयर नहीं किया गया। द प्रिस्टिटी एट द वर्सली में जो पीस की टिटी साइन की गई, यानी कि संधि पत्र घोषणा पत्र वार को बंद करने का साइन किया गया था। विद द अलायंस वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस, एक बहुत ही असम्मानजनक, यानी कि बहुत ही हमें ह्यूमिलिएट करने वाली, बहुत ही हार्श, काफ़ी कठोर ट्रीटी थी जो जर्मनी के ऊपर इम्प्लीमेंट की गई थी, और वायमार रिपब्लिक के जो पीपल्स थे उन्होंने उसको साइन कर दिया था और अपने आप को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया था। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनी। इस ट्रीटी के थ्रू क्या हुआ कि जर्मनी ने अपनी बहुत सारी कॉलोनीज़, जो ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी, अलग अलग यूरोपियन पार्ट में जो उनकी कॉलोनीज़ थी, वो सब वो हार गए थे। 10th ऑफ इस पॉपुलेशन, जो कि लगभग जर्मनी का 10% पॉपुलेशन था। 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, अपनी टोटल टेरिटरी का 30% वो लॉस कर गए थे। 75% ऑफ इट दे आयरन माइंस एंड 26% ऑफ कोल माइंस टू द फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथियाना। मतलब अपना इतना सारा रिसोर्सेज भी ये इस ट्रीटी के थ्रू इन्होंने साइन किया था कि जो वो हार रहे हैं। और उसके बाद द एलाइड पावर डिमिलिटराइज द जर्मनी टू वीकेन इट्स पावर। साथ में एलाइड पावर थी, उन्होंने जर्मनी की पावर को और कम करने के लिए रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए, उनका पॉपुलेशन ख़त्म कर दी, उनकी टेरिटरीज भी ख़त्म कर दी, अपने में इंक्लूड कर ली, और साथ के साथ इनको और ज़्यादा वीक करने के लिए उनको डिमिलिटराइज कर दिया गया, यानी कि वहाँ की जो मिलिट्री पावर है उसको भी, उनकी अथॉरिटीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया। तो वार गुइल्ड क्लॉज हैड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार डैमेज द एलाइड कंट्रीज सफर्ड। अब जर्मनी को टोटल रिस्पॉन्सिबल माना गया इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का टोटल जर्मनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई, और अलाइंड कंट्री ने, यानी कि जो अलायंस पावर्स कंट्री थी, उन्होंने जितना भी सफ़र किया है उसके डैमेज के लिए जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे द कॉम्पनसेशन अमाउंट टू 6 बिलियन पाउंड। तो जर्मनी को फोर्सली पेमेंट करना था, कंपोजिशन जितना भी लॉस हुआ है उनका लगभग 6 बिलियन पाउंड का अमाउंट भी उनको देना पड़ा। द अलाइड आर्मी ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच रिनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920। तो एक रिनलैंड जो कि जर्मनी का एक बहुत प्रॉस्पर एरिया है, रिसोर्सफुली वो काफ़ी रिच है, उस रिनलैंड को भी अलाइड की आर्मी ने ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि उसके ऊपर से जर्मनी का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। यानी कि एक तरह से जर्मनी टोटली फाइनेंशियली ख़त्म हो गया, और साथ साथ उसके भविष्य के जितने भी होप्स थी, उम्मीदें थी, उनके रिनलैंड या रिसोर्स के चले जाने के बाद लगभग वो भी ख़त्म हो जाती हैं। मैनी जर्मन्स हैड अ न्यू वाइमर रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वार बट द डिसग्रेस एट वर्सली। तो बहुत सारे जर्मन्स हैं जो कि इस वाइमार रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, जिनके थ्रू ट्रीटी साइन की गई, क्योंकि ये वाइमार रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अलायंस के फोर्स के कारण यहाँ पे सेटअप की गई है, और इन्होंने ही ये ट्रीटी साइन की। तो मेनली जर्मन्स इनको ही रिस्पॉन्सिबल मानते थे, जो वाइमार रिपब्लिक के पीपल्स थे, कि केवल वार ही नहीं हुई इनकी, वार ही लॉस नहीं की गई, डिफीट ही नहीं हुआ इनकी वजह से, बल्कि अपना जो ग्रेस है, अपना जो रेपुटेशन है वर्सली में, वो भी हमने खो दिया। द इफेक्ट ऑफ द वार हैड अ devastating impact on the entire continent, both फिजियोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। जो दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं यूरोप के, जहाँ पे वार हुई है या जिनके बीच वार हुई है, उन सभी को अपना काफ़ी सारा जोग्राफिकल या फिर फाइनेंशियल लॉस बियर करना पड़ा। बहुत डेवास्टेटिंग इफेक्ट रहा, बहुत भयानक इम्पैक्ट रहा है इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का। फ्रॉम द कॉन्टिनेंट और क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन डेब्टर्स।
एक यूरोप जो था वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट हुआ करता जो क्रेडिटर था इस वार से पहले। क्रेडिटर यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, ये लोगों को पैसे दिया करते थे फॉर द हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट। अब वार के बाद क्या कंडीशन है, इट टर्न इनटू द डेप्टर, ये खुद ही एक कर्जे में डूबा हुआ आइलैंड बन चुका था। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमार रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे ऑल द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी ये न्यूली फॉर्म्ड एक इन्फेंट बोला गया है इस वाइमार रिपब्लिक को, जो न्यूली फॉर्म डेमोक्रेसी है, इसको फोर्स किया गया या ये मजबूर थी अपने जो पुराने एम्पीरियर हैं उनके पापों का भुगतान करने के लिए। जो राजाओं ने युद्ध स्टार्ट किया उसका कॉम्पनसेशन इस वाइमार रिपब्लिक को भरना था। The Republic carried the burden of war guilt and the national humiliations and was financially crippled by being forced to pay compensation। ये जो रिपब्लिक अभी बनी है ये टोटली बर्डन में है, इसको वार गिल्ट नेशन का ह्यूमिलेशन भी बर्दाश्त करना है पड़ता है, माने कि वार का अपराधी जैसी शब्द इसके लिए यूज़ किए गए, इसको ह्यूमिलिएट किया गया। साथ में फाइनेंशियली भी इनको क्रिपल्ड कर दिया गया, अपाहिज कर दिया गया, क्योंकि जितना भी कॉम्पनसेशन, जितना भी लॉसेस था वो इन्हीं को पे करना था। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialist, Catholics and the Democratic, became the easy target of attacks in the conservative nationalist circles। तो इस वजह से जो वाइमार रिपब्लिक के लोग थे या गवर्नमेंट के लोग थे और उनके जो सपोर्टर्स थे, सोशलिस्ट थे या कैथोलिक्स थे या डेमोक्रेट्स थे, ये आम तौर पे जितने भी कंजर्वेटिव्स एरिया हैं उसमें अगर ये होते थे या मिलते थे तो उनको टारगेट किया गया जाता था, उन पर अटैक किया जाता था। यानी एक तरह से कैथोलिक्स या सोशलिस्ट लोग हैं या जो वाइमार रिपब्लिक के लोग हैं, डेमोक्रेटिक लोग हैं, इनको नफ़रत बर्दाश्त करनी पड़ती थी जर्मन्स की और कंजर्वेटिव्स की। दे वर मोकिंगली कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल। इनको एक तरह से व्यंग के रूप में नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था। नवंबर क्रिमिनल्स क्यों बोला जाता था, क्योंकि नवंबर में ये ट्रीटी साइन हुई है वार लॉस की एज वेल एज कॉम्पनसेशन पे करने की, तो नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से इनको जाना जाता है या बोला जाता था। दिस माइंड सेट ऑफ नवंबर क्रिमिनल का मतलब ये मैंटेलिटी बन गई जर्मन्स की कि दीज आर द पीपल हु आर नवंबर क्रिमिनल्स। तो ये माइंडसेट है, इसका काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, क्योंकि इन अर्ली 30th सेंचुरी विल सुन सी कि हम ये जल्दी देखेंगे कि किस तरह से 1930 में किस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट बना है, मतलब एक तरह से एक पॉलिटिकल फॉर्म्स निकल के आए हैं जो डेफिनेटली इस नवंबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ लेते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड द पॉलिटिक। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा है उसका बहुत ही डीप इम्प्रेशन यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर या यहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ा है। द सोल्जर केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। देखिए डेफिनेटली वार हार गए, लेकिन फिर भी जो सोल्जर्स थे उनकी लाइफ को ग्लोरीफाई किया गया, एक तरह से इंस्पायर्ड किया गया कि वार लॉस्ट भी इज़ नॉट अ फाइनल डिफीट। इसके बाद भी अगर सोल्जर्स गैदर करें तो वार स्टार्ट की जा सकती है, अपनी इस हार को दोबारा जीत में बदला जा सकता है। तो इस वजह से इस इंटेंशन को लेके जो सोल्जर्स थे उनको एक रेस्पेक्टिव फॉर्म पर रखा गया, रेस्पेक्ट दिया गया, उनको सिविलियंस से ऊपर माना जाता था। politicians and the publicities laid a great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine। अब जो politicians थे वो एक तरह से ये माइंडसेट भी लोगों में डाला करते थे कि हमें मतलब डरपोक नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, किस तरह से ट्रीटी साइन किए जो नवंबर क्रिमिनल्स में। रादर वी नीड टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। हमें अगर हम एग्रेसिव हैं या मैस्कुलिन या फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो वी कैन चेंज द डिफीट इनटू अ विक्ट्री। तो इस तरह से मैस्कुलिन या एग्रेसिव होने को इनकरेज किया जाता था। द मीडिया ग्लोरीफाइड द ट्रेंच लाइफ, और मीडिया के थ्रू जो ट्रेंच लाइफ है उसको ग्लोरीफाई किया जाता था, उसके प्रेज़ की जाती थी। व्हाट इज़ ट्रेंच लाइफ? ट्रेंच लाइफ मीन्स दैट लाइफ दैट जो सोल्जर्स होते हैं वो जो अपने बैरक्स में या अपने बंकर्स में जो लाइफ जीते हैं उसको ट्रेंच लाइफ बोला जाता है। तो ये सोल्जर्स वाली लाइफ को जो सफ़र करते हैं उसको ग्लोरीफाई किया गया कि ये सेक्रीफाइस भी बहुत ग्लोरियस है। एंड the trench life was glorified by the media. The truth
बट हाउएवर वाज दैट सोल्जर लिव्ड मिजरेबल लाइफ इन दीज ट्रेंचेस। लेकिन जो सच्चाई थी वो डिफरेंट थी। भले मीडिया कितना ग्लोरीफाई कर रहा है इस ट्रेंच लाइफ को, लेकिन वास्तव में जो ट्रेंच की कंडीशंस हुआ करती थी, जो सोल्जर वहाँ पे बियर किया करते थे, बहुत ही मिजरेबल होती थी, बहुत ही बुरी कंडीशन होती थी। कि बेसिकली जो ट्रेंच है वहाँ पे जितनी भी डेड बॉडीज़ पड़ी होती थी उनको हटाया नहीं जाता था, या बहुत ही इग्नोरेंटली उसको ट्रीट किया जाता था। और ज़्यादातर देखा जाता था कि उन्हीं कॉर्प्स के ऊपर, उन डेड बॉडीज़ के ऊपर जो चूहे हैं वो अपना भोजन कर रहे हैं, या वहाँ पे पॉइजनियस गैस हो जाती थी इसकी वजह से, डेड बॉडीज़ की वजह से। तो इस टाइप की जो कंडीशन है वो उन सोल्जर्स को फेस करनी पड़ती थी। तो ट्रेंच लाइफ मिजरेबल थी, लेकिन आउट ऑफ दैट उसको ग्लोरीफाई किया गया, जिससे लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके इस लाइफ के प्रति। एज दैट aggressive war propaganda, the nation's honor occupies center stage in the public spheres। अब ये जो प्रोपोगेंडा स्टार्ट किया गया कि लोगों की लाइफ जो है वो अग्रेसिव होनी चाहिए, लोग मैस्कुलिन या स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इस टाइप की चीज़ों ने इसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था, या फिर पब्लिकली इसको ग्लोरीफाई किया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अग्रेसिव हों। इस वीकनेस यानी कि ट्रीटी साइन करने से बेटर दे जॉइन द आर्मीज। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर द कंजर्वेटिव्स डिक्टेटरशिप दैट दे हैड रिसेंटली केम इन टू बींग। अब धीरे धीरे जो इस तरह से चीज़ें सुनते हुए जो कंजर्वेटिव्स थे, ये जो लोग थे वहाँ के, उनका जो अट्रैक्शन था वो डेमोक्रेटिक स्टेट से हट के डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता चला जाता है। Democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instability in the interwar यूरोप। जो एक डेमोक्रेसी का आइडिया अभी जर्मनी में सेट हुआ है, ये बहुत ही अनएक्सपीरियंस्ड आइडिया है। मतलब इसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा यूरोप के ऐसी कंडीशन में जहाँ अभी तक एम्पायर्स रहे हैं, मोनार्कीज रही है। और साथ में बहुत ही फ्रेजाइल आइडिया था, मतलब काफ़ी वीक आइडिया था, स्पेशली उस यूरोप के लिए कि जो कि अभी वार से निकला है। तो इस टाइप के वार इंटरव्यू यूरोप में ये काफ़ी वीक प्रूफ हुआ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आइडिया। चलिए, इसके आगे कौन कौन सी कंडीशन रही हैं, वाइमार रिपब्लिक किस तरह से फॉर्म हुई, लेकिन उसको वेलकम नहीं किया गया, ये हमने इस वीडियो में पढ़ा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसके जो वर्ड्स हैं या टर्म्स हैं वोकैबुलरी में मेंटेन करते रहेंगे।